हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन किसे कहते हैं? तो देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपनी अमाउंट को डबल करता है। द प्रोसेस बाय विच द अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल्ड इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। इसकी जरूरत क्या पड़ी हमें? डीएनए रेप्लिकेशन की जरूरत क्या पड़ी? तो देखिए, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में सेल डिवीजन, जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड करती है। माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करे या म्यूसिस के थ्रू डिवाइड करे, सेल जब अपने आप को डिवाइड करती है तो उस दूसरी सेल में ट्रांसफर करने के लिए उसको डीएनए के अमाउंट को डबल करना पड़ता है। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन की जरूरत होती है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अभी आपके पास यहाँ पर एक घर है और आपको सेम ऐसा ही घर एक और रखना है, जिसमें आपको सेम यही सामान इस घर में भी रखना है। तो आपको अपने इस घर के सामान को डबल करना पड़ेगा ताकि वो इस घर में भी उतना ही सामान आ सके। तो इसी तरह से डीएनए रेप्लिकेशन की हमें जरूरत पड़ती है। अब ये डीएनए रेप्लिकेशन कौन सी फेज में होता है? तो ये भी हमने 11th क्लास में पढ़ाया था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल की एस फेज में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल की एस फेज में होता है। एस फेज को हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। चलिए, इतना तो आपका 11th का है। अब हम आगे आते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन किस टाइप का होता है, कि डीएनए रेप्लिकेशन का टाइप कौन सा है, किस टाइप से होता है। तो देखिए, इसमें आपको मोड कौन सा है डीएनए रेप्लिकेशन का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझिए। डीएनए रेप्लिकेशन का जो मोड होता है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, इसे आप समझिए। देखिए, सेमी मीन्स होता है हाफ, आधा, ठीक है। एंड कंजर्व, यू नो वेरी वेल, किसी चीज को बिल्कुल वैसा का वैसा रखना, कंजर्व। तो डीएनए सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है और एक डीएनए से दो डीएनए बनते हैं, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है और एक डीएनए से जब दो डीएनए बनते हैं, तो उसमें जो नया डीएनए होता है उसमें हाफ कंजर्व, मतलब हाफ वाला जो डीएनए होता है उसमें वो वैसा ही होता है जैसा पुराना होता है, और जो नया और दूसरा हाफ पार्ट है उसका वो नया बनता है। देखिए, इसे इस तरह से समझ सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एक डीएनए पुराना वाला दिखाया। अब हम इसके दो डीएनए बनाएंगे बाई डीएनए रेप्लिकेशन। कौन सा बताया हमने मोड? सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव। तो इसमें आप समझिए, जब सेमी कंजर्वेटिव मोड होगा तो सबसे पहले हम इसके जो दो स्ट्रैंड हैं डीएनए के, सबसे पहले तो आप इन्हें अलग करिए। ये हमने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर लिया, ओके। और अब क्या होगा, जो नया डीएनए बनेगा उसे मैं अलग पेन से दिखा रही हूं, वो ये हमने नया डीएनए बना दिया। तो आप देख रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव का मतलब कि इसमें आधा, ये जो नया डीएनए हमारे पास है, दो डीएनए मिले हैं हमें नए, तो ये जो नया डीएनए है इसमें आप देखिए, एक हमारा जो पुराना था ग्रीन कलर से जिसे हमने दिखाया है, ओल्ड वाला, ठीक है, जिसे हमने ग्रीन कलर से दिखाया है, तो वो बिल्कुल एज इट इज है, ठीक है। यानी कि हाफ कंजर्व है इसमें, हाफ डीएनए स्ट्रैंड कंजर्व है इसमें। और एक देखिए यहाँ पर जो न्यू बना है, एक स्ट्रैंड इसमें न्यू बना है। तो यही सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है कि जो डीएनए, जो नया डीएनए बनता है उसमें एक स्ट्रैंड पुराना वाला होता है और एक स्ट्रैंड नया बनता है। दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। इसमें हम आगे ये पढ़ेंगे कि इसे प्रूफ किसने किया। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ये प्रूफ किसने किया? तो देखिए, इसको हम पढ़ते हैं। इसके लिए साइंटिस्ट मिजेल्सन एंड स्टॉल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें इन्होंने प्रूफ किया था दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव।
मिजेल्सन एंड स्टॉल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये प्रूफ किया था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी कि जो नया डीएनए बनेगा उसमें आधा स्ट्रैंड अपने पेरेंट का होगा, पुराना वाला होगा, और आधा नया बनेगा। तो देखिए कैसे प्रूफ किया। सबसे पहले तो हम सेमी कंजर्वेटिव की एक लाइन बनाते हैं पूरी। देखिए ये हमने यहाँ पर एक कल्चर मीडियम लिया और उस कल्चर मीडियम में हमने इश्रिकिया कोलाई, ई कोलाई पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, बैक्टीरिया है ये, इसको हमने कल्चर मीडियम में ग्रो कराया। इस कल्चर मीडियम में जो हमने ये जो मीडियम है ये हमने लिया है N15 वाला। ओके, नाइट्रोजन का ये हैवी आइसोटोप है, आपने पढ़ा हुआ है ये, और इसमें हमने इश्रिकिया कोलाई को ग्रो कराया अच्छी तरह से। कई जनरेशन तक हमने ग्रो कराया, जब तक उसके सारे डीएनए स्ट्रैंड्स में जितने भी नाइट्रोजन है वो ये वाले N15 वाले ना हो जाएं, जब तक हमने ग्रो कराया। ओके, अब इसके बाद हमने क्या किया, इस कल्चर मीडियम में से एक इश्रिकिया कोलाई बैक्टीरिया हम निकाल लेते हैं, एक ई कोलाई बैक्टीरिया हम निकाल लेते हैं, और उस बैक्टीरिया को अब एक मिनट, अब हमने जो कल्चर मीडियम से एक इश्रिकिया कोलाई बैक्टीरिया जो हमने निकाला है उसमें जो डीएनए होगा उसके जितने भी स्ट्रैंड्स होंगे, जो उसके दोनों स्ट्रैंड होंगे उसमें जो नाइट्रोजन होगी वो N15 वाली होगी। ठीक है, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, उसमें जो नाइट्रोजन होगी वो N15 वाली होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस इश्रिकिया कोलाई को एक दूसरे मीडियम में ग्रो कराते हैं। ठीक है, इस वाले डीएनए के कंटेनिंग बैक्टीरिया को दूसरे वाले मीडियम में ग्रो कराते हैं, और इस मीडियम में लेकिन हम इस बार क्या रखेंगे, N14। ये नाइट्रोजन का लाइट आइसोटोप है। ठीक है, N14 ये हैवी आइसोटोप है, ये लाइट वाला है। अब इसमें जब हम ग्रो कराएंगे, लेकिन हमने ध्यान रखिए आप एक चीज कि हमने केवल और केवल एक जनरेशन तक ही ग्रो कराया है, ओनली 1 जनरेशन। तो आफ्टर फर्स्ट जनरेशन हमें यहाँ पर क्या मिलता है। तो देखिए जब हम एक जनरेशन तक ग्रो कराते हैं तो हमें एक इस तरह से ये जो उसके दोनों स्ट्रैंड हैं, इसमें इसको इधर बनाइए, इसको इधर बनाइए। ठीक है, और यहाँ पर जो नया वाला स्ट्रैंड है उसे मैं अलग कलर से दिखा रही हूं, और नए वाले स्ट्रैंड को इस तरह से हमने बनाया, हमें इस तरह का मिला। यानी कि हमें जो डीएनए मिला उसमें एक स्ट्रैंड पुराना वाला था, इस पुराने वाले को हम पेरेंटल स्ट्रैंड बोल सकते हैं, पेरेंटल स्ट्रैंड, और एक हमें मिला न्यू स्ट्रैंड। यही हमने बताया था सेमी कंजर्वेटिव में कि एक स्ट्रैंड पुराना वाला होता है और एक स्ट्रैंड न्यू वाला होता है। ठीक है, तो जरा देखते हैं हम पुराने वाले में, ये मैंने ब्लैक कलर से पुराना वाला दिखाया है, पुराने वाले स्ट्रैंड के नीचे मैं N15 लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है, हमें एक पुराना एक नया मिला है, तो पुराने वाले के नीचे हम N15 लिख देते हैं, और नए वाले स्ट्रैंड पर हम यहाँ पर N14 लिख देते हैं। इसका मतलब है कि इसमें जितने भी नाइट्रोजन होगी वो N14 वाली होगी, और इसमें जितनी भी नाइट्रोजन होगी इसमें पुराने वाले में वो N15 वाली होगी। इस तरह से हमने लिख दिया। अब ये हमें जो डीएनए मिला इसमें एक स्ट्रैंड N15 और N14 वाला है, तो इसको हम हाइब्रिड डीएनए भी कह सकते हैं, हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए। अब हमने क्या किया, दोबारा से इस ई कोलाई को इसी N14 कल्चर मीडियम में ग्रो कराया, एंड आफ्टर सेकेंड जनरेशन हमें यहाँ पर 4 डीएनए मिलेंगे। अब आपको 1 से 2 बनाने हैं यहाँ पर, इस तरह से। देखिए ये वाला जो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है, सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग खोलिए। मैं इस रेड वाले को बना रही हूँ सबसे पहले। यहाँ पर ये मैंने रेड वाला दिखा दिया, और ये देखिए मैंने ब्लैक वाला दिखा दिया। ओके, अब नया बताइए आप कौन से उसका होगा।
क्योंकि N14 कल्चर मीडियम है ना। देखिए इसमें आपको ये समझना होगा कि ये नया वाला मैडम बार बार N14 से क्यों दिखा रही हैं, क्योंकि जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसके लिए मटेरियल कल्चर मीडियम से लिया जाएगा। जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसके लिए जो मटेरियल होगा वो कल्चर मीडियम से लिया जाएगा, और कल्चर मीडियम N14 वाला है तो नया वाला स्ट्रैंड N14 वाला ही बनेगा। तो इसलिए मैंने ये तो बिल्कुल पुराने वाले रख दिए, इस वाले को मैंने यहाँ दिखा दिया और इस वाले को मैंने यहाँ दिखा दिया। अब मुझे यहाँ पर नया जो स्ट्रैंड बनाना है वो उसके लिए मुझे मटेरियल कल्चर मीडियम से ही लेना है, और कल्चर मीडियम N14 वाला है। इसका मतलब मुझे नया वाला स्ट्रैंड N14 वाला बनाना है, जिसे मैंने रेड कलर के पेन से दिखाया हुआ है। तो ये हो गया नया स्ट्रैंड, ये हो गया नया स्ट्रैंड। ओके, तो चलिए इसमें यहाँ पर कर दीजिए N14, ये भी नया था N14, ये भी नया था N14, और ये वाला जो था ये पुराना था N15। ओके, इज दैट क्लियर? यहां तक आपको पूरा है। अब देखिए यहाँ अब हम आगे देखते हैं, इसमें यही वाला सेम ये भी मुझे यहाँ पर ऐसे सेम करना है। ये देखिए ये ब्लैक वाला जो है इसको मैंने यहाँ अलग किया, और ये रेड वाला है इसको मैंने यहाँ अलग किया। अब नया जो इस डीएनए से जो 2 डीएनए बनेंगे उसके लिए भी मटेरियल इसी मीडियम से आएगा, और ये मीडियम है N14, और N14 मतलब मुझे रेड कलर से दिखाना है। तो ये हो गया N14, और ये ब्लैक वाला हो गया हमारा N15, और इसमें भी नया स्ट्रैंड N14 N14। देखिए दोबारा आप इस चीज को समझिए कि आपको ये बनाना कैसे है कि आप एक डीएनए से जो भी 2 डीएनए बनाएंगे उसमें आपको इन दोनों को खोल के पहले अलग अलग रखना होगा। उसके बाद आप नया जो डीएनए बनाएंगे वो कल्चर मीडियम देख के बनाएंगे। 14 वाला है तो 14 वाला बनाएंगे, और अगर 15 वाला है तो 15 वाला बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो 4 डीएनए मिले हैं उसमें एक N14 वाला है, एक N15 वाला है, एक 14 वाला है, और 40 वाला है। तो इन दोनों को तो न्यू स्ट्रैंड, ये दोनों हाइब्रिड हुए। मैंने पहले बता दिया था आपको 14-15 वाले को हम हाइब्रिड कहते हैं, ये भी हाइब्रिड हुआ, ठीक है। और ये अलग टाइप का हो गया, न्यू टाइप का। तो आपको ये चीज समझ में आई? इस एक्सपेरिमेंट से हमारी ये चीज बिल्कुल प्रूफ हो जाती है दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि जो नया डीएनए बनता है वो हमेशा पुराना वाला जो डीएनए है उसका एक स्ट्रैंड होता है उसमें, और एक स्ट्रैंड उसमें नया बनता है। ओके, अब एक बात है इसमें कि मेजल्सन और स्टॉल ने ये दिखा तो दिया, लेकिन ये जो चीज की कैसे होगी, यानी कि डीएनए तो इतना छोटा होता है जिसे हम नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, उसमें इस चीज को पहचानना कि N14-15 वाला है या 15-14 वाला है, ये चीज हम कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए एक टेक्निक यूज की गई थी जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। उसके लिए हमने कौन सी टेक्निक यूज की थी? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। इसे मैं यहाँ पर बताती हूँ, ये भी आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको ये पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, केवल इसको बनाने से काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए जो प्रोसेस यूज की गई थी उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। अब ये की कैसे थी? तो देखिए इसके लिए यूज किया गया था सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट। इसके लिए क्या यूज किया गया था? सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट। देखिए हम इसको थोड़ा सा एक जनरल बता देते हैं कि जैसे साइंटिफिकेशन टेक्निक में हमने क्या किया है, जैसे कि इस तरह से जो हम सेंट्रीफ्यूग करते हैं, एक यहां बनाना है हमें और एक यहां बनाना है। ये हमने यहां पर दिखा दिया। अब आप इस चीज को समझिए। देखिए क्या किया हमने, सीजियम क्लोराइड का जो इसमें मीडियम यूज किया, उसमें फिर हमने जब डीएनए डालकर देखा तो आप जानते हैं कि हर एक अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेटल होता है। तो यहाँ पर N15 वाला जो डीएनए होगा, N15 वाला वो सबसे नीचे जाएगा। अगर हम इसमें डालेंगे तो अगर उस डीएनए पर N15 से लेबल्ड होगा अगर वो डीएनए, तो वो सबसे नीचे बैंड बनाएगा। और अगर वो N14 से होगा, N14 केवल 14 वाला होगा,
तो वो सबसे, क्योंकि वो लाइट आइसोटोप है ना डीएनए का, तो वो सबसे ऊपर की तरफ बनाएगा। और अगर वो हाइब्रिड हुआ N14 15 वाला, तो वो यहां कहीं बीच में बनाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए, जो हैवी आइसोटोप है, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जो हैवी आइसोटोप है वो सबसे नीचे जाके सेटल होगा, उसकी बैंड सबसे नीचे बनेगी। और जो लाइट वाला है, ठीक है, लाइट वाला कौन सा है? ये लाइट वाला सबसे ऊपर की तरफ बनाएगा। और जो हाइब्रिड होगा, यानी कि 14 15 वाला होगा, वो लाइट वाला और हैवी के बीच में कहीं बनाएगा। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तो हमने यहाँ पर जब फर्स्ट डीएनए निकाला जिसमें दोनों 15 15 वाले थे, तो ये पता कैसे चला कि दोनों में 15 15 वाले हैं? तो इसके लिए जो, देखिए मैं उसको ब्लैक कलर से ही यूज कर रही हूँ, जो मैं हैवी आइसोटोप वाला डीएनए दिखा रही हूँ। तो उसमें जो बैंड बना था वो इस तरह से बना था, नीचे की तरफ। इससे हमें पता चल गया कि हमने इसमें जो डीएनए यूज किया है उसके दोनों स्ट्रैंड N15 N15 वाले हैं। आपको इतना समझ में आ रहा है? जो सबसे नीचे की तरफ बना रहा है। अब बैंड तो देख ही सकते हैं ना, डीएनए नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट ये बैंड तो हमें दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद एक्चुअली हमने, हाँ, अब इसके बाद जब हमने आफ्टर फर्स्ट जनरेशन, पहली जनरेशन के बाद जब हमने दोबारा से इसको, जो भी हमें डीएनए मिला, और उसको हमने सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज करके देखा, तो उसमें हमने देखा कि जो डीएनए के स्ट्रैंड थे वो हमें कहीं बीच में मिल रहे थे। इस तरफ समझिए आप, जो डीएनए के स्ट्रैंड थे वो हमें कहीं बीच में मिल रहे थे, यानी कि ना तो हमें ऊपर मिल रहे थे और ना हमें बहुत नीचे मिल रहे थे जैसा कि यहां मिल रहा था। डीएनए के स्ट्रैंड हमें कहीं बीच में मिल रहे थे। इसका मतलब कि देखिए N15 और 14 वाली जो डीएनए होंगी, इसकी जो डेंसिटी होगी, ये अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेटल हो रहे हैं, तो इनकी जो डेंसिटी होगी वो 14 और 15 वाले के जो डीएनए है उसके कहीं बीच में होगी। तो इनकी जो बैंड बनेगी वो यहाँ कहीं बीच में बनेगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसकी जो बैंड बनेगी वो यहाँ कहीं बीच में बनेगी। तो इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, N15 N14। तो ये जो बीच में बैंड बन रही है, इससे हमें पता चल गया कि हम यहाँ जो हमने डीएनए सेटल किया है ये N15 14 वाला होगा। ये जो बैंड है डीएनए की N14 15 वाली होगी। यहाँ पर आपको समझ में आ गया इतना? इसके बाद जो हमने आगे वाला किया आफ्टर सेकंड जनरेशन, तो उसमें हमने देखा, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा कि जो डीएनए की बैंड मिल रही है वो हमें दो मिली थी। हमें यहाँ पर दो बैंड मिली थी। एक तो हमको बैंड मिली थी सबसे ऊपर की तरफ, ठीक है, एक हमें बैंड मिली थी सबसे ऊपर की तरफ, जिसे मैं यहाँ ग्रीन कलर से दिखा रही हूं। अब सबसे ऊपर की तरफ, और एक बैंड हमें मिली थी जिसे मैं यहाँ रेड कलर से दिखा देती हूँ। बीच में, इसे मुझे रेड से दिखाना चाहिए था, इसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो मिली वो यहां मिली। अब आप समझिए, हमें नीचे की तरफ नहीं मिली, इसका मतलब यहां पर कोई भी N15 15 वाला नहीं था। ओके, हमें सबसे ऊपर वाली जो मिली वो था N14 और जो हमें बीच में मिली वो यही वाला, जैसे यहां मिली है N15 N14। यहां तक आपको क्लियर है? इसे रेड से दिखाइए, मैंने ग्रीन से कर दिया है। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन से हमें ये पता चल गया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, और इससे प्रूफ हो गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन बिल्कुल सेमी कंजर्वेटिव है। मैं एक बार और इसको समझाती हूँ, आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपनी अमाउंट को डबल करता है। आपको यहाँ पर एक चीज बिल्कुल याद रखनी है कि डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए की अमाउंट डबल होती है, नंबर डबल नहीं होता।
डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए की अमाउंट डबल होती है, नंबर डबल नहीं होता। ये हम बताएंगे आपको 11th क्लास में अगर आप पढ़ चुके होंगे तो डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल की कौन सी फेज में होता है? डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल की सिंथेसिस फेज यानी कि एस फेज में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव मींस जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, उसका जो नया डीएनए बनेगा उसमें जो दोनों स्ट्रैंड होंगे उसमें से एक स्ट्रैंड पुराना वाला होगा और एक स्ट्रैंड नया होगा। जैसा कि इसके नाम से ही पता है, सेमी मतलब हाफ, कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व, इसमें हाफ डीएनए कंजर्व रहेगा पुराना वाला। ओके, अब डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था मेजल्सन एंड स्टॉल ने, और उन्होंने प्रूफ किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। उसके लिए उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज किया था सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट पर, और इस तरह से हमें 3 टाइप की यहाँ पर बैंड मिली थी। जब हमने इश्रिकिया कोलाई को एक बार ग्रो कराया तो N15 मीडियम में हमने कई बार ग्रो कराया N15 मीडियम में, और जब तक ग्रो कराया जब तक इश्रिकिया कोलाई की दोनों डीएनए स्ट्रैंड N15-15 वाले नहीं हो गए। जब दोनों स्ट्रैंड N15-15 वाले हो गए तो इसमें से एक इश्रिकिया कोलाई हम लेते हैं और उसे N14 वाली मीडियम में हम ग्रो कराते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके जो 2 स्ट्रैंड मिलेंगे हमें वो हाइब्रिड स्ट्रैंड मिलेंगे। पता कैसे चला कि हाइब्रिड स्ट्रैंड है? उसके लिए हमने देखा कि बैंड कहीं बीच में बन रही थी, बैंड कहीं बीच में बन रही थी N15-14 वाली। ओके, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन में तो हमको ये पता चल गया कि ये जो स्ट्रैंड है हाइब्रिड डीएनए है। अब इसमें आपको बनाने का तरीका क्या था कि आप इन दोनों को अलग कीजिए और नया स्ट्रैंड बना दीजिए। नए वाले स्ट्रैंड को हमने रेड कलर से दिखा रखा है। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, आफ्टर सेकेंड जनरेशन, दूसरी जनरेशन में जो हमने ग्रो कराया मीडियम हमने वही रखा N14 वाला। ठीक है, N14 वाला मीडियम हमने रखा। देखिए याद रखिए N14 नाइट्रोजन का लाइट आइसोटोप है और N15 हैवी आइसोटोप है। तो जब हमने N14 वाला मीडियम दोबारा से रखा तो देखिए इन दोनों को आप अलग कीजिए और नया स्ट्रैंड बना दीजिए N14 वाला रेड कलर से। इन दोनों को अलग कीजिए और नया स्ट्रैंड बना दीजिए। तो हमें इस तरह से मिले 4 डीएनए जो हमें मिले वो हमें इस टाइप से मिले कि 2 तो हमको N14 वाले मिले और 2 हमको हाइब्रिड मिले। अब इसको हमने यहाँ पर दिखाया कैसे, तो उसके लिए देखिए आप 14-15 वाले यानी कि हाइब्रिड डीएनए स्ट्रैंड कहीं बीच में अपना बैंड बनाएंगे और 14-14 वाले क्योंकि लाइट आइसोटोप है, बिल्कुल दोनों ही लाइट है, इसलिए वो ऊपर की तरफ बनाएंगे। ये अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेटल होते हैं। तो इस तरह से ये पूरे एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूफ हो जाती है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो हाँ, तो बच्चों डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, ये आपको अच्छी तरह से हमारी वीडियो में समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो लगभग इसी टाइप के आएंगे। ठीक है, आप इसको देखिए। तो इसमें हम करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मेजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। मेजल्सन एंड स्टॉल का जो हमने आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था उसके बेस पर हमें 1, 2, 3, 4 ये 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फर्स्ट, राइट द नेम ऑफ केमिकल सब्सटेंस यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन द एक्सपेरिमेंट बाय देम। मतलब क्वेश्चन ये है कि मेजल्सन एंड स्टॉल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने नाइट्रोजन का सोर्स क्या यूज किया था। देखिए बेटा, क्वेश्चन ये है कि जब हमने आपको मेजल्सन स्टॉल का एक्सपेरिमेंट कराया था तो हमने कल्चर मीडियम में बोला था कि इसमें N14 मीडियम हमने N14 लिया है, इसमें N15 लिया है। तो क्वेश्चन ये है कि इस N15 के लिए या इस N14 के लिए हमने सोर्स ऑफ नाइट्रोजन यूज क्या किया था, तो उसको आप याद रखिए अच्छी तरह से। उसके लिए हमने यूज किया था साइंटिस्ट ने NH4Cl। NH4Cl इसको हम बोल सकते हैं अमोनियम क्लोराइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द साइंटिस्ट सिंथेसाइज द लाइट एंड द हैवी डीएनए मॉलिक्यूल्स इन द ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन ये है कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने लाइट और हैवी डीएनए मॉलिक्यूल को क्यों सिंथेसाइज किया था ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, देखिए किया था ना यहाँ पर लाइट डीएनए मॉलिक्यूल हमारा हो गया N14 वाला। ठीक है, और हैवी डीएनए मॉलिक्यूल हो गया N15 वाला। लाइट वाला ये जिसमें मैंने रेड कलर से दिखाया था ना N14 और N15 वाला हो गया हैवी। ओके, तो ये क्वेश्चन है कि क्यों किया था N15 और N14 वाला 2 टाइप के डीएनए मॉलिक्यूल को क्यों सिंथेसाइज किया था।
क्योंकि सिंपल है, आपने पूरा एक्सपेरिमेंट ये पढ़ा है। अगर हम 2 टाइप के डीएनए नहीं बनाते तो क्या हम अलग अलग इसको डिटेक्ट कर पाते कि जो नया स्ट्रैंड बनने वाला है उसमें कौन सा नाइट्रोजन है, वो नया स्ट्रैंड नए मीडियम में से उसने मटेरियल लिया है या पुराने टाइप का है? क्या सेमी कंजर्वेटिव प्रूफ होता? नहीं होता ना। तो इसका सिंपल सा आंसर है दैट N15 एंड N14 वाला जो डीएनए है उसे हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, जो हैवी डीएनए मॉलिक्यूल है और जो लाइट डीएनए मॉलिक्यूल है उसे हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, जो हैवी डीएनए मॉलिक्यूल था हमारा, वो हमारा डेंसिटी में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का जो हमने डेंसिटी एक्सपेरिमेंट किया था उसमें वो सबसे नीचे की तरफ, देखिए जो ज्यादा भारी वो उतना नीचे, याद रखिए इस चीज को, तो वो सबसे नीचे की तरफ अपनी लेयर बनाता था। ठीक है, और जो N14 वाला था हमारा, N14 वाला जो था वो हमारे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में सबसे ऊपर लेयर बनाता था। ठीक है, और जो बीच वाला था N15-14 वाला था वो थोड़ा बीच में बनाएगा, जो जितना ज्यादा भारी वो उतना नीचे, जो जितना ज्यादा हल्का वो उतना ऊपर। ठीक है, और जो बीच का वो बीच में लेयर बनाता था, लगभग बीच में कहीं। तो अगर हम ये N15 और N14 वाला नहीं लेते तो कैसे डिफरेंशिएट कर पाते? तो इसका सिंपल सा आंसर जो आपको लिखना है वो ये लिखना है दैट N14 यानी कि हैवी डीएनए मॉलिक्यूल एंड लाइट DNA molecule can easily differentiated by the ultracentrifugation experiment. ओके, बस आपको इसमें इतना ही लिखना है। इसलिए साइंटिस्ट ने यहां पर लाइट एंड हैवी डीएनए मॉलिक्यूल लिया था। ओके, नेक्स्ट है यह भी हमारा हो गया, हाउ डिड द साइंटिस्ट मेक इट पॉसिबल to distinguish the heavy DNA molecule from the light DNA molecule? explain. Simple, अभी हमने बताया by the ultracentrifugation। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें केवल एक क्वेश्चन ही इसी पर पूछा है इसलिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा, डेंसिटी बेस्ड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, ऑन यहां पर लिखिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन ऑन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं अच्छी तरह से? चलिए नेक्स्ट है, राइट द कंक्लूजन द साइंटिस्ट अराइव्ड एट आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के बाद क्या कंक्लूजन निकाला? द डीएनए रेप्लीकेशन was semi-conservative। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को करने के बाद साइंटिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये हमने आपको अच्छी तरह से बता दिया था। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। नेम द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड इट एंड हु प्रूव्ड इट। हाउ वॉज इट प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली? सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी पूरी वीडियो में आपको पढ़ाया है, उसी को इन्होंने डिटेल 5 नंबर में पूछ लिया है। ठीक है, तो जो मैंने आपको पढ़ाया है इसमें डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसका ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो मेजल्सन एंड स्टॉल ने किया है प्लस ये डेंसिटी का अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ये इसमें आपको पूरा करके दिखाना है। ठीक है, सिंपल 5 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन। डायग्राम इसमें आप अच्छे से बनाएं जैसा मैंने ये बताया है, सिर्फ इतना ना बनाएं, बिल्कुल साइड में आपको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन भी करके दिखाना है, तभी आपको पूरे मार्क्स इसमें मिलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड मेजल्सन एंड स्टॉल ऑब्जर्व्ड व्हेन, फर्स्ट नंबर, दे कल्चर्ड कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग NH4Cl फॉर अ फ्यू जनरेशंस एंड सेंट्रीफ्यूज्ड द कंटेंट। देखिए इसने सिंपल पूछा है कि मेजल्सन एंड स्टॉल को क्या मिला जब उन्होंने NH4Cl के कल्चर मीडियम में इकोलाई को कई जनरेशन तक उसे ग्रो करवाया। सिंपल इसने ये पूछा है, तो क्या मिला था उसे? जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए थे वो N15 से लेबल्ड हो गए थे। क्या मिला था? जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए लेबल्ड विद, ठीक है, द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए लेबल्ड विद N15। ओके, ठीक है, एंड सेंट्रीफ्यूज्ड द कंटेंट। अब इसमें सेंट्रीफ्यूज्ड वाला भी पूछा है। ठीक है, इसमें आपको सिंपल बताना है, ये N15 वाला हैवी है तो हैवी डीएनए क्या हुआ था? नीचे की तरफ लेयर बनाई थी ना हैवी डीएनए ने, तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में हैवी डीएनए इजीली डिफरेंशिएट हो रहा था। ठीक है, वो नीचे की तरफ लेयर बना रहा था।
ओके, बिकॉज इट इज हैवी डीएनए। चलिए नेक्स्ट है, दे ट्रांसफर्ड वन सच बैक्टीरियम टू द नॉर्मल मीडियम ऑफ NH4Cl एंड कल्चर्ड फॉर 2 जनरेशन। देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट, इसने कहा, जब पहले क्वेश्चन में उसने पूछा कि अगर उसे NH4Cl के मीडियम में रखा कुछ जनरेशन तक तो क्या मिला, सेंट्रीफ्यूज हमने उसको किया, तो हमने इसमें बोला कि जो नया डीएनए होगा उसके जो दोनों स्ट्रैंड होंगे वो N15 से, मैं थोड़ा यहां दिखाती हूँ, जो नया डीएनए मिला उसके जो दोनों स्ट्रैंड होंगे वो N15 से लेबल्ड हो जाएंगे। ओके, कैसे लेबल्ड हो जाएंगे ये भी हम बता देते हैं। ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन को और डिटेल में मैं बता रही हूँ कि कैसे हो जाएंगे, कि N15 वाला जो नाइट्रोजन है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा डीएनए में, ठीक है। तो N15 नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड। ओके, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड, ये आपको लिखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है इसमें। अब इसने ये पूछा है कि अगर इसको हमने नॉर्मल मीडियम में रखा NH4Cl में, ठीक है, एंड कल्चर्ड फॉर 2 जनरेशन, और 2 जनरेशन तक उसे कल्चर किया तो क्या होगा। सिंपल है, अभी अभी आपको यही बताया था कि N15 वाले को 2 जनरेशन में, मैं इसे अलग से नहीं करके दिखा रही हूँ, 2 जनरेशन तक हमने कल्चर किया तो क्या मिला, ठीक है। तो बस आपको इतना ही बताना है बेटा कि फर्स्ट जनरेशन, आफ्टर फर्स्ट जनरेशन में हमें 2 हाइब्रिड डीएनए मिले थे, ठीक है, जिसमें से एक स्ट्रैंड N15 और एक स्ट्रैंड N14 था। ओके, 2 हाइब्रिड डीएनए मिले थे और वो कहीं बीच में, ठीक है, इंटरमीडिएट डेंसिटी जो थी उसकी इंटरमीडिएट थी, इसलिए वो अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन में अपनी जो पोजीशन है वो कहीं इंटरमीडिएट बना रहा था बीच में कहीं। एंड आफ्टर सेकेंड जनरेशन, ठीक है, 50% ऑफ लाइट डीएनए, देखिए N14 यानी कि 50%, 2 डीएनए हमें लाइट मिले थे एंड दो डीएनए हमें इसमें हाइब्रिड मिले थे, यानी कि 50-50% का हमें रेशियो मिला था। ओके, तो बस आपको इसमें इतना ही बताना है। they transferred one such bacterium to the normal medium of NH4Cl and cultured for 2 generation। तो 2 जनरेशन तक हमने इसमें किया तो क्या मिला था, जैसे मैंने अभी आपको बताया वही मिला था। ओके, सेकंड है, व्हाट डिड मेजल्सन एंड स्टॉल कंक्लूड फ्रॉम दिस हिज एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इस एक्सपेरिमेंट से मेजल्सन एंड स्टॉल ने क्या कंक्लूजन निकाला था, सिंपल, दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। अब इसमें ये भी कहा है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, तो आपको इसको शॉर्ट में डायग्राम्स में बताना है। देखिए शॉर्ट में क्यों, क्वेश्चन है 5 नंबर का, इसमें यहां भी आपको क्वेश्चन करना है, यहां भी आपको क्वेश्चन करना है। अगर आप इसी में सारा टाइम लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें अब आपको शॉर्ट में ये चीज बतानी है। मेजल्सन एंड स्टॉल, जितने नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको उसी हिसाब से उसका आंसर देना है। शॉर्ट में कैसे बताएंगे आप, शॉर्ट में ये बताएंगे कि इस पूरे डायग्राम को आपको बताना है, सबसे पहले इस पूरे डायग्राम को बताना है, और रिटन में आपको बहुत शॉर्ट में 2 या 3 लाइन लिखनी है बस, ठीक है, कि यहाँ पर मेजल्सन एंड स्टॉल ने जो एक्सपेरिमेंट किया डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, बस। इसके अलावा आपको और कुछ भी इसमें नहीं बताना, क्योंकि आपके पास इतना टाइम होगा ही नहीं, और एग्जामिनर आपके इस डायग्राम को देख के अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जरूर दिखाइएगा और इसमें आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डीएनए रेप्लिकेशन से अलग हटके है, बट क्योंकि वो इसके साथ पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको भी इसी के साथ रख लिया है। विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, अभी मैंने अपनी वीडियो में आपको आरएनए के बारे में नहीं बताया, बट क्योंकि क्वेश्चन आया है इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या आरएनए। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल से मतलब क्या है, फर्स्ट देखिए जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए ही है, बट पूछा है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, यानी लाइफ का जब ओरिजिन हुआ होगा, ठीक है, जब इस दुनिया में जीवन आया होगा तो उस समय जो पहला जेनेटिक मटेरियल रहा होगा वो डीएनए रहा होगा या आरएनए रहा होगा, क्वेश्चन ये है। तो आपको इतना बता दें जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए माना गया है। क्या माना गया है, आरएनए। अब इसने बोला है कि इसके सपोर्ट में आपको अपना आंसर देना है, ठीक है। जब आप आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, आपने ट्रांसक्रिप्शन, मैंने अपनी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है, आरएनए प्रोसेसिंग, ये सारी वीडियोस डाल रखी हैं। जब आप आरएनए के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक चीज यहां पर समझ में आएगी कि आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि स्टोरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड, यहां एक्ट एज लिखिए, आरएनए एक्ट एज स्टोरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड, यानी कि आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है, ठीक है, जो मैंने आपको ट्रांसलेशन वाली वीडियो में, ट्रांसक्रिप्शन वाली वीडियो में बताया था। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए लेके गया था, ठीक है, लेके गया था, तो जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वो स्टोर करने का काम कर रहा है। मैं मानती हूं डीएनए भी कर रहा है,
डीएनए भी कर रहा है बट आरएनए भी कर रहा है, ठीक है। तो आरएनए एक्ट एज अ स्टोरिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम कर रहा है। मैसेज डीएनए का उसने कॉपी किया था। एंड एक्ट एज एंजाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट एज अ एंजाइम। देखिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम डीएनए भी कर रहा है, ठीक है, मानते हैं, बट कंपैरिजन डीएनए आरएनए में चल रहा है, तो आरएनए यहाँ एंजाइम की तरह काम कर रहा है और कोई डीएनए एंजाइम की तरह काम नहीं करता। आरएनए एंजाइम की तरह भी काम करता है, जिसे हम राइबोजाइम बोलते हैं, नाम याद रखिए, लेकिन कोई डीएनए एंजाइम की तरह काम नहीं करता। और जब जब पहली सेल इस दुनिया में बनी होगी, उसे जरूरत होगी उस टाइम कि उसके पास ऐसा जेनेटिक मटेरियल हो जो एंजाइम की तरह भी काम कर सके, क्योंकि उस वक्त उसके पास सिर्फ एक लेयर होगी, इवन न्यूक्लियस तक नहीं बना था। सोचिए जो प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है, न्यूक्लियस तक नहीं था उस सेल के पास जो पहले इस दुनिया में आई थी, उसके पास न्यूक्लियस तक नहीं था, तो क्या उसके पास एंजाइम्स होंगे? तो उस समय आरएनए को ही एज एंजाइम्स काम करना पड़ा होगा, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एंड सेकेंड, आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड। कोई भी चीज बनती है तो वो पहले स्टेप बाय स्टेप करके, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड चीज का बनना आसान है, आसान चीज सबसे पहले बनती है, ठीक है। जो आसान चीज है, कोई भी इजी चीज है, वो सबसे पहले बनी है। देखिए न्यूक्लियस बाद में बना है, ठीक है। सबसे पहले एक सेल की एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, उसी ने तो कवर कर लिया था सबको, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस तो बाद में बना ना, तो हमेशा आसान चीज बाद में पहले बनती है, और जो भी बाद की चीजें होती है, मॉडिफिकेशंस वगैरह, वो सब बाद में बनते हैं। तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से 2 पॉइंट्स काफी हैं। इसके अलावा आप देखिए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए प्रोसेसिंग, ट्रांसलेशन, इन सब ये सारी प्रोसेस किसके आसपास घूम रही है? डीएनए से तो इन्फॉर्मेशन कॉपी करके ले ली हमने, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन आरएनए के आसपास घूम रही है। ओके, तो ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट है इस क्वेश्चन, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन से अलग था, इसलिए मैंने इसे आपको अच्छे से समझा दिया है, बोर्ड में ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ डीएनए रेप्लिकेशन इज नॉट फॉलोड बाय सेल डिवीजन इन यूकैरियोट्स। इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि ये आपकी एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर डीएनए बना दिया, ओके। ये 46 डीएनए होते हैं, बट मैं यहाँ पर अभी एक ही डीएनए आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है। अब जब डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो डीएनए की जो अमाउंट है, डीएनए की जो अमाउंट है वो डबल हो गई। और जब मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको बताया था कि डीएनए की अमाउंट को डबल करने की क्या जरूरत पड़ी थी, क्योंकि उसे 2 सेल बनानी थी, ठीक है, और दोनों में डीएनए ट्रांसफर करना था, तो अमाउंट डबल करनी पड़ी थी, ठीक है। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर आपको 2 घर बनाने हैं और अपना सामान उसमें शिफ्ट करना है, तो आपको अपने हर सामान को डबल करना पड़ेगा, तभी वो 2 घरों में बराबर बराबर सामान आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने सामान डबल इकट्ठा कर लिया, हमने फ्रिज डबल इकट्ठा कर लिया, एसी डबल इकट्ठा कर लिया, सब कुछ डबल इकट्ठा कर लिया, लेकिन हमने 2 घर ही नहीं बनाए, तो क्या उस एक घर में डबल सामान नहीं हो जाएगा? और अगर एक घर में डबल सामान नहीं हो जाएगा तो ज्यादा जगह नहीं घिर जाएगी? ज्यादा जगह घिरने से घर में भीड़ भाड़ नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने यहाँ पर सेल को 2 सेल में डिवाइड करने के लिए डीएनए के अमाउंट को आपने डबल किया था, लेकिन अब आप 2 में डिवाइड नहीं कर रहे हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा है, नॉट फॉलोड बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन आपने किया नहीं और केवल डीएनए के अमाउंट को डबल कर लिया डीएनए रेप्लिकेशन से, तो क्या होगा? तो बेटा न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर डीएनए ज्यादा है, ठीक है। एंड सेल में यहां पर सेल फट सकती है, ठीक है, सेल में एक्सपेंशन हो सकता है।